नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने कई बार बता दिया है कि पैराग्राफ जो अलाइनमेंट हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक जस्टिफाई। कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल R और कंट्रोल J इनकी शॉर्ट की है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, आपने MS वर्ड 2019 को ओपन किया होगा तो उसमें जो लाइन स्पेसिंग जो होती है डिफ़ॉल्ट, वो 1.15 होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है वो 10 पॉइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, MS वर्ड में पेज सेटअप, पेज ओरिएंटेशन, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप किस टैब में होते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये MS वर्ड में लेआउट टैब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा एप्लीकेशन है? तो देखिए दोस्तों, यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS और iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, MS एक्सेल में कॉलम और रो का कटान क्या कहलाता है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं MS एक्सेल में जो कॉलम और रो है उसका कटान सेल कहलाता है और पहले सेल का एड्रेस जो है A1 होता है, या A जो है कॉलम है और 1 जो है रो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, MS वर्ड का ऐसा फीचर जिसे आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी भी तरह का निमंत्रण पत्र या शादी का कार्ड या कोई भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये जो फीचर है ये मेल मर्ज कहलाता है। हम मेल मर्ज के जरिए MS वर्ड में एक बार में बहुत सारे लोगों को कोई भी निमंत्रण पत्र, शादी का कार्ड या कोई भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, MS एक्सेल में जब 2 या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट करके उन्हें एक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आपको बता भी दिया है कि MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों को एक करना वो मर्ज कहलाता है, उसे कहते हैं मर्ज सेल। अगला देखिए, किसके द्वारा विशिष्ट रो और कॉलम को एक वर्कशीट में फ्रीज किया जा सकता है?
जिससे फ्रीज किया हुआ हिस्सा हर समय दृश्यमान रहता है और स्क्रॉल करके सेल के बाकी हिस्से को सुविधा के अनुसार आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दोस्तों ये फ्रीज पेन के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीज पेन से क्या होता है, जो मेन हेडिंग होती है हमारी वो फ्रीज हो जाती है और बाद बाकी जो नीचे का हिस्सा है वो हम स्क्रॉल करते जाएं तो स्क्रॉल से क्या होता है कि नीचे का हिस्सा चला जाता है और जबकि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है फ्रीज किया हुआ वो हर समय हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के डेटा को एक विशेष क्रम में लिखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों वर्कशीट के डेटा का जो विशेष क्रम है वो सॉर्टिंग कहलाता है और सॉर्टिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग आपने देखे होंगे और एक डिसेंडिंग, तो ये जो है आरोही अवरोही क्रम ये सॉर्टिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में किसी भी फंक्शन को या फॉर्मूले को लगाने की शुरुआत किससे की जाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमएस एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला लगाएं उसकी शुरुआत इक्वल यानी कि बराबर के चिन्ह से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। तो देखिए एमएस एक्सेल में दोस्तों अगर आप शुरुआत और अंत में उपस्थित जो खाली जगह है अर्थात टेक्स्टों के मध्य में रिक्त स्थान किसी में ज़्यादा है किसी में कम है और उसको समान रखना है तो हम ट्रिम सूत्र के द्वारा इसको ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एमएस एक्सेल में हैज का क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह हैज दिखाई दे किसी भी सेल में तो इसका मतलब ये है कि एक सूत्र का परिणाम एक सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, अर्थात यह कॉलम विस्तृत सेल सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी सेल जो है छोटा है और इसके अंदर जो लिखा गया है वो सामग्री बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो सेल जैसे A1 में 12 और B1 में 2 ये वैल्यू हैं तो C1 में इनके गुणा का रिलेटिव रेफरेंस क्या होगा। तो C1 में अगर हम लगाएंगे तो वो होगा बराबर A1 और ये जो स्टार है ये गुणा का चिन्ह है B1, इसलिए दोस्तों A1 गुणा B1 इसका आंसर है। अगला देखिए, किस फंक्शन का उपयोग कंडीशन को जांचने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा फंक्शन दी गई रेंज में केवल न्यूमेरिक वैल्यू को अकाउंट करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है काउंट। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अगर काउंट करना है, ये अकाउंट की जगह आप काउंट पढ़ें इसको, तो वो है काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा फंक्शन चयनित सेलों में से खाली सेलों को काउंट करता है। तो खाली सेलों को जो काउंट करेगा वो है काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये भी एक फंक्शन है, एक सूत्र है। अगला देखिए, इस फंक्शन के द्वारा स्क्रीन की लंबाई को
रिटर्न किया जाता है। तो दोस्तों ये है लेन। हम लेन सूत्र के द्वारा स्क्रीन की लंबाई को रिटर्न कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सूत्र है ये भी। अगला देखिए, कौन सा फंक्शन पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है। तो वो है बी लुकअप फंक्शन। आपने देखा होगा बी लुकअप और एच लुकअप, बी का मतलब वर्टिकल और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना कौन सा फंक्शन करता है। तो दोस्तों ये है काउंट इफ फंक्शन। कौन सा है दोस्तों? काउंट इफ फंक्शन। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में चार्ट पर प्रत्येक डाटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों ये लीजेंड के द्वारा लिया जाता है। लीजेंड एक्सेल 2003, 2007 एंड 2019 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, आप सभी जानते हैं। ये जो है XLS ये 2003 का है, जबकि 7 और 19 का एक ही है, XLSX। अगला देखिए, एक्सेल वर्कबुक किसके संयोजन से बनती है। तो दोस्तों ये जो है वर्कशीट और चार्ट, इन दोनों के संयोजन से एक्सेल की वर्कबुक बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 किस प्रकार का प्रोग्राम है। तो दोस्तों यह एक आकर्षक व प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आकर्षक और प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों अगर नई स्लाइड आपको जोड़नी है तो उसकी है Ctrl+M। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं तो वे स्वतः ही नॉर्मल व्यू में खुलता है, उस पर हम क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है स्लाइड। स्लाइड इसका आंसर है। अगला देखिए, आउट प्रेजेंटर व्यू शॉर्टकट कुंजी क्या है। आउट प्रेजेंटर व्यू शॉर्टकट कुंजी क्या है, Alt+F5। Alt+F5। अगला देखिए, प्रेजेंटेशन की प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए उपर्युक्त विकल्प कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करेंगे तो इसका विकल्प है फ्रॉम बिगिनिंग। अगला देखिए, आपके द्वारा चयनित मास्टर स्लाइड का स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कस्टम स्लाइड शो। क्या आंसर है इसका? कस्टम स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन। अगला देखिए, सभी एनिमेशन लगाने के बाद आप किस कमांड पर क्लिक करके वर्तमान स्लाइड
पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रीव्यू कमांड पर, प्रीव्यू कमांड पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आप एक ऑब्जेक्ट के लिए एक पथ किससे बना सकते हैं, अर्थात एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है मोशन पाथ। कंप्यूटर से डेटा चोरी या डेटा को नष्ट करने का प्रयास कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है मेलवेयर। कौन करता है, मेलवेयर। अगला देखिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नज़र रखता है और जासूसी करता है, ये आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड भी करता है। तो ये है दोस्तों स्पाईवेयर, जिसे हम वेबसाइट ब्राउजिंग भी कहते हैं। अगला देखिए, आमतौर पर आपको आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है जिसके तहत आपसे आपका पासवर्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन आदि मांगा जाता है। तो दोस्तों ये कहलाती है फिशिंग, क्योंकि फिशिंग के अंतर्गत ये सब मांगे जाते हैं। अगला देखिए, वेब पते को https:// के साथ शुरू करना चाहिए। तो इसमें एस का अर्थ है सिक्योर। क्या अर्थ दोस्तों, सिक्योर। इस एस से ये मालूम चल जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो वास्तव में प्रमाणीकृत है। अगला देखिए, एक योग्य समुचित स्वच्छ ईमेल लिखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक योग्य समुचित और स्वच्छ ईमेल लिखना कहलाता है मेलिंग शिष्टाचार। क्या कहलाता है, मेलिंग शिष्टाचार। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम यह है निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक अवैध प्रति बनाता है दंडनीय होगा। तो ये है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक मजबूत पासवर्ड कम से कम 8 वर्णों का होना चाहिए, जिसमें अक्षर, संख्या और वर्णों का संयोजन हो। अगला देखिए, गूगल मीट क्या है। तो दोस्तों गूगल मीट जो है गूगल की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये है स्प्रेडशीट के लिए। किसके लिए, स्प्रेडशीट के लिए। GIF की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसके द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्व को क्रिएट तथा एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स। अगला है जी सूट को आमतौर पर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। गूगल ऐप फॉर एजुकेशन। VGA केबल में कितने पिन होते हैं। इसका आंसर है दोस्तों 15। जो VGA केबल होती है उसमें 15 पिन होते हैं। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों CD को अगर फाइल कॉपी करना है तो ये प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, जिसे हम बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं।
आधार पोर्टल की वेबसाइट कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है https://uidai.gov.in। PNR लिंक के लिए किस साइट पर जाना होगा? तो दोस्तों ये रेलवे संबंधित है, तो इसके लिए मैं http://www.indianrail.gov.in पर PNR लिंक के लिए जाना होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब मतदाताओं को एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो इसको दोस्तों जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। मशीन लर्निंग किसकी एक शाखा है? इसके कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए दोस्तों, मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। अमेजन, मोबाइल बैंकिंग, यूट्यूब, गूगल आदि इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बस बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन होता है। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।